नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। यूपी में पहले दौर के चुनाव के लिए आज प्रचार खत्म हो गया। पश्चिमी यूपी में दोनों चरणों में मुस्लिम मतदाताओं के वोट निर्णायक होंगे। देखने वाली बात यह होगी कि ये वोट किसी के लिए एकजुट होते हैं या फिर बिखर जाते हैं। वोटरों पर अपना असर छोड़ने में किसी ने भी कोई कसर बाकी नहीं रखी है। उत्तर प्रदेश के पहले और दूसरे फेज में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुल 140 सीटों पर मतदान होंगे। यूपी का ये वो हिस्सा है जहां सत्ता का खेल मुस्लिम मतदाता बनाते हैं और बिगाड़ते रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट, कौन कितने पानी में। पहले दौर में पश्चिमी यूपी की 73 सीटों पर शनिवार को वोट डाले जाएंगे। चुनाव से पहले नेताओं ने एक दूसरे पर वार और पलटवार किए। पश्चिमी यूपी का चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि यहां 26% मुस्लिम वोटर हैं। यही वजह है कि चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम का नारा खूब सुना गया। पश्चिमी यूपी में चुनाव से पहले हर पार्टी ने वोट के लिए पूरा दम लगाया। धर्म, जाति, विकास का हर कार्ड खेला गया। अब इन वायदों, नारों के शोर के बीच जनता के फैसले की घड़ी आ गई है। शनिवार को पश्चिमी यूपी की 73 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। बड़ी बात यह है कि इन 73 सीटों पर 26% मुस्लिम वोटर हैं। मेरठ और उसके आसपास के इलाकों में मुस्लिम आबादी 35 से 45% तक है। इसी समीकरण को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी यूपी की कुल 140 विधानसभा सीटों पर बीएसपी ने 50 उम्मीदवार उतारे हैं। एसपी कांग्रेस गठबंधन भी 42 मुस्लिम उम्मीदवारों के साथ यहाँ चुनावी मैदान में है। दिलचस्प बात यह है कि पश्चिमी यूपी की कुल 140 में से 26 सीटें ऐसी हैं जहां एसपी और बीएसपी दोनों की तरफ से मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। साफ है कि मुस्लिम अहम है और इसको पाने के लिए एसपी कांग्रेस गठबंधन और मायावती में होड़ मची हुई है। विरोधी मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं तो बीजेपी को हिंदू कार्ड पर भरोसा है। बुधवार को राजनाथ सिंह ग्रेटर नोएडा में दादरी के उस गांव में गए थे जहां गो हत्या के आरोप में अखलाक की हत्या कर दी गई थी। कुल मिलाकर अब गेंद जनता के पाले में है। श्वेता कुमारी के साथ अनुराग सिंह, एपीएन। यूपी में पहले दौर के मतदान से पहले तमाम पार्टियां अपने अपने आखिरी दाव में जुटी रही। इस मतदान से पहले मायावती के लिए बैठे बिठाए 2 समर्थन सामने आ गए। सवाल है, क्या पश्चिमी यूपी की चुनावी रेस में मायावती सबसे ताकतवर बनकर उभर रही हैं? यूपी में पहले दौर के मतदान के प्रचार की आखिरी घड़ी में सभी दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगाए रखा। 11 फरवरी को पहले दौर में पश्चिमी यूपी के 15 जिलों की 73 सीटों पर मतदान है। इन इलाकों में 25% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। मतदान से ठीक पहले यूपी में मायावती को नई ताकत मिली है। उलेमा काउंसिल ने बीएसपी के समर्थन में राज्य से अपने सभी 84 उम्मीदवार मैदान से हटा लिए हैं। फैसला मुस्लिम वोटरों के बंटवारे को रोकने के मकसद से लिया गया है। मैं सपोर्ट कर रहा हूं। बसपा के लोग अगर चाहेंगे तो हम इनके लिए गली गली की खाक छानने को तैयार हैं और हम ऊपर वाले के भरोसे पे कहते हैं कि 11 मार्च को सरकार हमारी बनने जा रही है। उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आमिर रशादी साहब और उनके सारे पदाधिकारियों ने बीएसपी को सपोर्ट किया है और पूरा चुनाव लड़ाएंगे और अपने 84 कैंडिडेट जो उनके थे वो उनको विड्रा कर लिया है। 9 साल पहले बनी उलेमा काउंसिल ने 2012 में 100 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। उसका कोई उम्मीदवार जीता तो नहीं, लेकिन 6,60,000 वोट हासिल कर उसने अपने सियासी मंसूबों की मजबूत दस्तक दी थी। 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा को समर्थन देने वाले दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने इस बार सपा को सबक सिखाने की अपील कर रखी है। माना जा रहा है कि इस अपील का भी बीएसपी को ही फायदा होगा। उधर मायावती को समर्थन का संत महासभा का ऐलान बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने वाला बन सकता है। मायावती जी विकास करती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय विनाश के रास्ते पे हैं। इसलिए विनाश से बचाने के लिए, उत्तर प्रदेश को विनाश से बचाना बहुत जरूरी है। इसलिए मायावती जी को
मुख्यमंत्री के रूप में महासभा उनको समर्थन करेगा, पूरी तरह करना है। सवाल है कि चुनाव से ऐन पहले मायावती को अलग अलग धार्मिक संगठनों का ये समर्थन क्या तस्दीक करता है? क्या मायावती यूपी की चुनाव रेस में सत्ता की सबसे बड़ी दावेदार बनकर उभरने लगी है? लखनऊ से अनामिका सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABN। अब बात दिल्ली से लगे हुए यूपी के गाजियाबाद और नोएडा जिलों की। यहां कभी राज्य का औद्योगिक केंद्र हुआ करता था। नोएडा यानी न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को बसाया ही इसलिए गया था ताकि दिल्ली से लगे यूपी के इलाकों में औद्योगिक विकास हो सके। विकास तो हुआ, लेकिन जमकर भ्रष्टाचार भी हुआ। क्या इस बार ये एक मुद्दा बन पाएगा? बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि यूपी की सियासत के दो बड़े दिग्गज चौधरी चरण सिंह और चंद्रभानु गुप्त के बीच चल रही सियासी खींचतान का ही नतीजा था कि गाजियाबाद की खेती लायक अच्छी जमीन उद्योग लगाने के लिए दे दी गई। भ्रष्टाचार का अड्डा। ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब नोएडा गाजियाबाद जिले का हिस्सा हुआ करता था। 60 के दशक से ही नोएडा भ्रष्टाचार के लिहाज से बेहद उपजाऊ जमीन साबित हुआ है। इसकी वजह इसका दिल्ली के करीब होना और जमीन की अच्छी खासी तादाद होना था। नोएडा फिलहाल बीजेपी की सीट है। इस बार यहां से पंकज सिंह को टिकट दिया गया है। मौजूदा दौर में भी यहां के कई ऑफिसर्स पर भ्रष्टाचार के आरोप में कार्रवाई हुई है। 2 सीनियर IAS अफसर नीरा यादव और राजीव कुमार को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भी जाना पड़ा। हाल के दिनों में यादव सिंह की अगुवाई में चल रहे भ्रष्टाचार के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। यादव सिंह का ये रैकेट बिल्डरों और कारोबारियों को गलत तरीके से जमीन और सुविधाएं बांटकर पैसा कमा रहा था। सभी दलों पर है भ्रष्टाचार की आंच। यही वजह है कि दिल्ली में सरकार चलाने वाले दलों ने नोएडा में हो रहे भ्रष्टाचार को मोहरा बनाकर कभी BSP तो कभी समाजवादी पार्टी से सियासी डील की है। यादव सिंह के खिलाफ जो इल्जाम लगे हैं, उनकी आंच मुलायम सिंह के परिवार तक पहुंच चुकी है। जमीन के अवैध सौदों में मायावती के भाई आनंद कुमार का नाम भी आता रहा है। आज के चुनावी माहौल में कोई भी नेता इन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहता। सबके सब अपने दाग छुपाने में लगे हुए हैं। नोएडा गाजियाबाद के बेतरतीब विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दे चुनाव प्रचार के शोर में डूब चुके हैं। गाजियाबाद 5 विधानसभाओं को समेटे हुए है। साल 2011 के आंकड़ों के मुताबिक गाजियाबाद जिले की कुल आबादी 46,81,645 है। यहाँ की आबादी में पिछले एक दशक के दौरान 42.27% की बढ़ोतरी देखी गई। यहाँ साक्षरता दर 78.07% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 85% और महिला 69.79% है। विधानसभा के हिसाब से जातीय समीकरण। गाजियाबाद विधानसभा में वोटर मुख्यतः वैश्य बहुल हैं। इसके अलावा यहाँ व्यापारियों का भी बड़ा तबका है। साहिबाबाद में पूर्वांचल और ब्राह्मण वोटर जीत और हार तय करने वाले साबित होते हैं। लोनी सीट मुस्लिम बहुल सीट मानी जाती है, लेकिन यहाँ गुर्जर समुदाय भी चुनावी रूपरेखा तय करने में अहम है। मुरादनगर विधानसभा में मुस्लिम ब्राह्मण और व्यापारी वर्ग चुनाव हार जीत के मायने तय करते हैं। हालांकि ब्राह्मण वोटर और प्रत्याशी का दबदबा यहाँ रहा है। मोदी नगर सीट की बात करें तो यहाँ त्यागी और जाट जनसंख्या सबसे ज्यादा है। अगर पिछले चुनावों की बात करें तो 2012 के चुनाव में गाजियाबाद सीट से BSP के सुरेश बंसल जीते थे। दूसरे नंबर पर बीजेपी के अतुल गर्ग रहे थे। BSP ने फिर से पुराने प्रत्याशी सुरेश बंसल पर ही भरोसा जताया है। मोदी नगर से RLD के सुदेश शर्मा जीते थे। यहाँ से BSP के राजपाल सिंह दूसरे नंबर पर रहे थे। यहाँ से कांग्रेस 4 बार, BJP 3 बार, BSP 1 बार और RLD 1 बार जीती है। समाजवादी पार्टी का यहाँ खाता भी नहीं खुला। मुरादनगर में 2012 में BSP के वहाब चौधरी जीते थे। BJP के राजपाल त्यागी दूसरे नंबर पर थे। इस सीट से कांग्रेस 4 बार, सपा और BSP 1 बार जीते हैं। BJP आज तक यहाँ जीत दर्ज नहीं कर सकी है। लोनी से BSP के जाकिर अली विजेता थे। RLD के मदन भैया दूसरे नंबर पर थे। ये सीट 2012 में ही बनी थी। साहिबाबाद से 2012 के चुनावों में यहाँ से BSP के अमरपाल शर्मा जीते थे। दूसरे नंबर पर BJP के सुनील कुमार शर्मा रहे थे। साहिबाबाद सीट से सबसे ज्यादा 6 बार कांग्रेस, 4 बार BJP ने जीत दर्ज की है। वहीं BSP ने 1 बार और सपा को कभी यहाँ जीत हासिल नहीं हुई। लोकसभा चुनाव के नतीजे। 2014 लोकसभा चुनाव में यहाँ BJP ने जीत दर्ज की थी।
दलित मुस्लिम कार्ड के भरोसे यहाँ मायावती की बीएसपी जीतने का दम भर रही है। वहीं दूसरे नंबर पर रही बीजेपी भी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। जाहिर है आखिर फैसला जनता ही करेगी। श्वेता कुमारी के साथ अनुराग सिंह, EPN। बागपत में कभी वो समय था जब आरएलडी के नाम का डंका बजता था। तीनों विधानसभा से लेकर लोकसभा सीट पर सिर्फ आरएलडी का दबदबा कायम था। चौधरी चरण सिंह के नाम को और काम को यहां के लोगों ने याद भी किया और उसका हक भी अदा किया। यही वजह है कि बागपत में उनका परिवार 40 सालों तक राज किया। लेकिन अब हालात अलग है। आइए डालते हैं नजर बागपत के सियासी खेल पर। चौधरी चरण सिंह के नाम को लेकर आखिर आरएलडी कब तक खड़ी रहती। समय आया और मोदी के नाम की हवा ने मानो सारे देश को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें राजनीति के बड़े बड़े धुरंधर धराशायी हो गए। इसमें बागपत भी अछूता नहीं रहा। आरएलडी के कई धुरंधर चौधरी अजीत सिंह का साथ छोड़ गए। आरएलडी की छत्र छाया में सालों तक बागपत विधानसभा सीट पर राज करने वाले नवाब कोकक हमीद ने भी साथ छोड़ दिया। आरएलडी को सबसे बड़ा झटका योगेश धामा से लगा है, जिसके दम पर पार्टी बागपत में खड़ी थी। योगेश धामा बीजेपी में शामिल हो गए और इसी बात को लेकर अजीत सिंह ने मन में ठान लिया कि क्यों न बागपत से योगेश धामा की राजनीति का सफाया ही कर दिया जाए। इसके लिए योगेश धामा के सामने करतार भड़ाना को उतारा गया। करतार भड़ाना पर दाव इसलिए भी लगाया गया कि आज तक उन्होंने कोई भी चुनाव नहीं हारा और पैसे के बल पर उन्होंने बहुत चुनावों की हवा बदली है। जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर कुल 34 प्रत्याशी मैदान में हैं। जाट बाहुल्य तीनों विधानसभा क्षेत्रों में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने जाट प्रत्याशियों को ही मैदान में उतारा है। 2011 के आंकड़ों के मुताबिक बागपत की कुल आबादी करीब 13 लाख है। 2012 में बागपत चुनाव के विजेता बहुजन समाज पार्टी से हेमलता चौधरी थे। दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय लोकदल के हामिद खान थे। 2012 के विधानसभा चुनाव में यहां से 14 प्रत्याशियों ने अपना भाग्य आजमाया था। बड़ौत विधानसभा सीट। बड़ौत में 11 फरवरी को अपने प्रतिनिधि का चुनाव करने के लिए 2,87,000 मतदाता अपने मताधिकारों का इस्तेमाल करेंगे। 2012 में यहां से बहुजन समाज पार्टी से लोकेश दीक्षित विजेता रहे थे। वहीं दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय लोकदल के अश्वनी कुमार। इस सीट पर पहली बार चुनाव 1967 में हुए थे और तब से लेकर अब तक यहां कांग्रेस 2 और बीएसपी 1 बार जीती है। सपा और बीजेपी का यहां अब तक खाता नहीं खुला। छपरौली विधानसभा सीट। 2012 में हुए चुनाव में आरएलडी के वीरपाल ने बाजी मारी थी और दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के देवपाल सिंह थे। 2012 के चुनाव में इस सीट से 13 प्रत्याशी मैदान में थे। इस सीट पर पहली बार चुनाव 1967 में हुए थे और तब से लेकर अब तक कांग्रेस यहां सिर्फ 1 बार जीती है। बीजेपी, सपा और बीएसपी का अब तक यहां खाता नहीं खुला। लोकसभा चुनावों में यहां से बीजेपी के सत्यपाल सिंह ने सपा के गुलाम मोहम्मद को हराया था। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बागपत सीट पर किसकी जीत होती है और किसकी हार। लेकिन इतना तय है कि इस चुनाव से बागपत की राजनीति का एक नया अध्याय लिखा जाएगा। आकांक्षा सिंह, EPN। बात मेरठ की करते हैं। मेरठ उत्तर प्रदेश का एक बड़ा जिला है। यहाँ विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। इस जिले की 2 सीटें सरदना और मेरठ शहर पर बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। मेरठ शहर सीट से जहां बीजेपी के बड़े नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं, वहीं सरदना से संगीत सोम है। 2012 की तुलना में मेरठ में अगर इस चुनाव को देखें तो मुकाबला काफी दिलचस्प है। ऐसा इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि कई पुराने प्रत्याशी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं, जिनमें राजनीति के कई धुरंधर ऐसे हैं जो पिछले चुनाव में काफी कम अंतर से मात खा चुके हैं। मेरठ के चुनाव इस बार हिंदू मुस्लिम और जाति समीकरण की बुनियाद पर आधारित माने जा रहे हैं। मुस्लिम वोटर्स के साथ इस बार दलित और कम आबादी वाली जातियों के वोट भी उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करने में अहम साबित होंगे। पिछले चुनाव के नतीजे। मेरठ की कैंट विधानसभा सीट से बीजेपी के सत्यप्रकाश अग्रवाल जीते थे। दूसरे नंबर पर बीएसपी के सुनील कुमार वधवा रहे थे। यहां से कांग्रेस 7 बार, बीजेपी 6 बार जीती है और सपा और बीएसपी का आज तक खाता नहीं खुला है। किठोर। मेरठ के इस सीट पर 2012 के चुनावों में समाजवादी पार्टी के शहीद मंजूर विजेता रहे थे। दूसरे नंबर पर यहां से बीएसपी के लखीराम नागर थे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यहां से 3-3 बार जीत हासिल कर चुके हैं। वहीं बीजेपी को 1 बार जीत नसीब हुई है, जबकि बीएसपी इस सीट से आज तक नहीं जीत सकी है।
शिवाल खास मेरठ जिले की इस सीट से 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के गुलाम मोहम्मद जीते थे। दूसरे नंबर पर आरएलडी के यशवीर सिंह रहे थे, जबकि बीजेपी को आज तक जीत नहीं मिली। सरधना सीट 2012 के चुनाव में यहां से बीजेपी के विवादित नेता संगीत सोम जीते थे। दूसरे नंबर पर आरएलडी के हाजी मोहम्मद याकूब रहे थे। यहां से 5 बार कांग्रेस और बीजेपी और 1 बार बीएसपी ने जीत दर्ज की है, जबकि आज तक सपा का खाता नहीं खुल सका है। हस्तिनापुर सीट 2012 में इस सीट से सपा के प्रभु दयाल वाल्मीकि ने जीत दर्ज की थी। दूसरे नंबर पर पीसीपी के योगेश वर्मा रहे थे। यहां से सबसे ज्यादा 6 बार कांग्रेस जीती है, जबकि 2 बार सपा और 1 बार बीएसपी यहां जीतने में सफल हुई है। बीजेपी आज तक नहीं जीत सकी है। मेरठ शहर 2012 विधानसभा में बीजेपी के लक्ष्मीकांत वाजपेयी विजेता थे। दूसरे नंबर पर सपा के रफीक अंसारी रहे थे। इस बार भी दोनों प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं। इस सीट से 6 बार कांग्रेस और 4 बार बीजेपी जीत चुकी है, जबकि सपा और बीएसपी को जीत नसीब नहीं हुई है। मेरठ दक्षिण 2012 के चुनाव में यहां से बीजेपी के रविंद्र भड़ाना ने जीत हासिल की थी। दूसरे नंबर पर बीएसपी के हाजी रशीद अखलाक रहे थे। यहां 2012 में पहली बार चुनाव हुए, जहां बीजेपी ने बाजी मार ली। मेरठ कैंट बीजेपी की सबसे लोकप्रिय सीट है। साल 1989 से बीजेपी इस सीट पर कब्जा जमाए हुए है। साल 2012 में कैंट विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल ने इस सीट पर तीसरी बार जीत हासिल की थी। इस सीट पर 3,75,000 वोटर हैं। वैश्य मतदाता 75,000, पंजाबी 50,000, दलित वोट 42,000, मुस्लिम 32,000, वाल्मीकि करीब 25,000, ब्राह्मण, जाट और गुर्जर बराबर संख्या में करीब 25,000 हैं। यहाँ दावेदारी वैश्य और पंजाबी की ज्यादा मानी जाती है। मेरठ शहर विधानसभा सीट से बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधायक लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं। इस सीट पर वैश्य करीब 50,000, ब्राह्मण 32,000, दलित वोटर 25,000, जबकि जाट, पंजाबी, गुर्जर बाकी जातियों की भूमिका देखने वाली होगी। सिवाल खास विधानसभा सीट पर साल 2007 में बीएसपी और 2012 में समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। इस सीट पर 3,10,000 मतदाता हैं। मुस्लिम वोट 95,000, जाट करीब 75,000, दलित 40,000, ब्राह्मण 35,000, जबकि त्यागी, राजपूत, गुर्जर और पिछड़ा वर्ग भी निर्णायक भूमिका में है। किठौर विधानसभा सीट कैबिनेट मंत्री शाहिद मंसूर का गढ़ माना जाता है। इस सीट पर गुर्जर मुस्लिम बहुल संख्या में है। इस सीट पर करीब 3,40,000 मतदाता हैं। उसमें मुस्लिम 1,20,000, गुर्जर 50,000, त्यागी 30,000, ठाकुर 27,000। मेरठ दक्षिण सीट पर साल 2012 में पहली बार चुनाव हुआ था। यहाँ मुस्लिमों की संख्या करीब 1,30,000, गुर्जर मतदाता करीब 40,000, वैश्य 52,000 और दलित करीब 35,000 हैं। बाकी वोटर अन्य जाति के हैं। हस्तिनापुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रभु दयाल वाल्मीकि विधायक हैं। यहाँ 3,50,000 मतदाता हैं। उनमें से गुर्जर 85,000, मुस्लिम 65,000, दलित करीब 60,000, जबकि वैश्य ब्राह्मण निर्णायक भूमिका में है। सरधना विधानसभा सीट बीजेपी की सबसे लोकप्रिय सीटों में से एक है। इस सीट पर करीब 3,25,000 मतदाता हैं। उसमें मुस्लिम 1 लाख, ठाकुर 45,000, जाट 25,000, गुर्जर 40,000, दलित 50,000 की संख्या में है। 2014 के लोकसभा चुनाव में यहां से बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी के मोहम्मद शहीद अखलाक को 2,32,326 वोटों से हराया था। दोनों प्रत्याशियों के वोटों का अंतर 20.87% था। अब मेरठ की लड़ाई पश्चिमी यूपी की किस्मत तय कर सकती है। दिल्ली से अनुराग के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। आगरा में भी 11 फरवरी को मतदान है। सियासी सूरमा भी मैदान में है। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। समर्थक जीत हार के गणित लगाने में जुटे हुए हैं। लेकिन जिले की 9 सीटों में से कई पर अपनों का मुकाबला अपनों से होगा। कहीं बाप बेटी तो किसी सीट पर मां बेटे आमने सामने हैं। उधर कृष्ण की नगरी मथुरा की बात करें तो मथुरा में चुनावी महाभारत छिड़ी हुई है। सभी उम्मीदवार जातिगत समीकरण साधने पर जुटे हुए हैं। खून का खून से मुकाबला। आगरा की सभी 9 सीटों पर नेता अपने ही सगे रिश्तेदारों से मुकाबला कर रहे हैं। आगरा दक्षिण विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी योगेंद्र उपाध्याय के मुकाबले में उनकी पत्नी प्रीति उपाध्याय भी इसी सीट से मैदान में है। खेरागढ़ विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रामनाथ सिंह का अपनी मां जल देवी से मुकाबला होगा। इसके अलावा आगरा छावनी विधानसभा सीट से पूर्व उद्यान मंत्री नारायण सिंह सुमन के बेटे अवधेश सुमन आरएलडी मैदान में है, जबकि नारायण सिंह सुमन आगरा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। पर्यटन के लिए दुनिया भर में मशहूर आगरा को भी विकास की दरकार है।
सड़क से लेकर पीने के पानी की किल्लत से यहाँ जनता त्रस्त है। आगरा में एयरपोर्ट न होना विदेशों से आने वाले पर्यटकों के साथ साथ यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए भी परेशानी का सबब बन चुका है। साथ ही यहाँ की जनता कानूनी विवादों के समाधान के लिए आगरा में एक हाईकोर्ट भी चाहती है। मथुरा सीट पर जातिगत आंकड़ों की बात करें तो तकरीबन 3.5 लाख आबादी वाली इस सीट पर 80,000 ब्राह्मण, 70,000 वैश्य, 35,000 ठाकुर वोटर हैं। हर बार ब्राह्मण और वैश्य ही जीत की दिशा तय करते आए हैं। इन्होंने जिसका हाथ पकड़ा वे जीत गया। आरएलडी ने इस बार डॉक्टर अनिल अग्रवाल को टिकट देकर वैश्य वोटों को बटोरने की कोशिश की है। बीजेपी ने एक ब्राह्मण उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। यहाँ से पहले कांग्रेस के विधायक प्रदीप माथुर को ब्राह्मण और वैश्यों का अच्छा वोट मिलता रहा है। पत्ते नहीं खोल रहे जाट मुस्लिम वोटर। इस बार भी मथुरा से बीजेपी की राह मुश्किल है, क्योंकि सपा के न होने पर सारा मुस्लिम वोट कांग्रेस के 4 बार जीत चुके कांग्रेस के विधायक प्रदीप माथुर को ही मिलेगा। मथुरा वृंदावन सीट पर तकरीबन 30,000 मुसलमान आबादी है, जिसे या तो कांग्रेस या फिर सपा का वोट बैंक माना जाता है। ऐसे में सपा और कांग्रेस के साथ की वजह से इस वोट बैंक को लोग स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप माथुर की तरफ जाता देख रहे हैं। वैसे देखा जाए तो इस सीट पर मौजूद 20,000 जाट और 30,000 मुस्लिम वोटर अभी अपने पत्ते खोलने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। माठ में मुकाबला दिलचस्प। माठ से 6 बार जीतकर विधानसभा पहुंचने वाले श्याम सुंदर शर्मा बीएसपी से मैदान में हैं। वहीं सपा से जगदीश नहवार माठ विधानसभा के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। बीजेपी ने यहां भी ब्राह्मण उम्मीदवार उद्योगपति एसके शर्मा को टिकट दिया है। पिछले चुनाव में हारे योगेश नहवार को आरएलडी ने मैदान में उतारा है। माठ की तकरीबन 4 लाख की आबादी में से तकरीबन 90,000 जाट और 40,000 जाटों की आबादी है, जो किसी भी प्रत्याशी को जिताने में बड़ा रोल अदा करती है। इसके अलावा 45,000 ब्राह्मण और 26,000 ठाकुर की आबादी भी काफी अहम रोल अदा करने का काम करेंगे। आकांक्षा सिंह, EPN। बात शामली की करें तो उत्तर प्रदेश का ये जिला हिंदुओं के पलायन को लेकर सुर्खियों में रहा था। मुस्लिम बाहुल इस जिले की राजनीति भी जाति और धर्म के आसपास ही घूमती नजर आ रही है। शामली पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक छोटा जिला है। इस जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। शामली पहले मुजफ्फरनगर का हिस्सा था। कैराना से हिंदुओं के पलायन के मामले ने काफी सुर्खियां बटोरी थी और तब यहां जमकर राजनीति की रोटियां भी सेकी गई थी। अब यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है। शामली पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट गुर्जर लैंड का एक जिला है। शामली जिले में न प्रत्याशी मायने रखता है और न ही पार्टी मायने रखता है तो प्रत्याशी की जाति। सभी राजनीतिक दलों ने जातिगत पहलू को ध्यान में रखते हुए टिकट का बंटवारा किया। बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने कुछ दिनों पहले हिंदू पलायन का मुद्दा उठाया। बीजेपी ने भी इसको चुनावी एजेंडा बनाया और घोषणा पत्र जारी करने के दौरान अमित शाह ने कहा भी था कि सरकार में आने के बाद हिंदू पलायन की जांच करवाएंगे कि कितने लोगों ने पलायन किया। जिले में शामली, कैराना और थाना भवन 3 विधानसभा हैं। जनगणना के अनुसार इस जिले की कुल आबादी 12,74,815 है और साक्षरता 60%। जाट और गुर्जर दोनों में ही हिंदू और मुसलमान हैं। मुस्लिम वोटों पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तीनों का ही बराबर प्रभाव है। जाट वोटों पर अजीत सिंह का सबसे ज्यादा प्रभाव है, जबकि बीजेपी का हिंदू वोटों पर प्रभाव है। माना जाता है कि यहाँ चुनाव का फैसला मुस्लिम और जाट वोटों से होता है। शामली विधानसभा में पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पंकज कुमार मलिक ने सपा के वीरेंद्र सिंह को हराया था। गठबंधन ने इस बार फिर से पंकज मलिक को टिकट दिया। पंकज मलिक कद्दावर जाट नेता हरिंद्र मलिक के बेटे हैं। बीजेपी ने भी जाट नेता तेजेंद्र निर्वाल को और राष्ट्रीय लोकदल ने भी राजेंद्र मलिक को टिकट दिया। सपा से निकाले जाने के बाद जाट समुदाय के मनीष चौहान भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं। हालांकि बीएसपी ने मुस्लिम और दलित वोट बैंक के हिसाब से मोहम्मद इस्लाम को टिकट दिया है। कैराना बीजेपी सांसद हुकुम सिंह का गढ़ है और उन्होंने 2012 के चुनाव में बीएसपी के अनवर हसन को 20,000 वोटों से हराया था। थाना भवन एक मुस्लिम बाहुल विधानसभा क्षेत्र है। करीब 90,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। दूसरे नंबर पर दलित वोटर जो 60,000 है। करीब 40,000 जाट वोटर और ठाकुर वोटरों की संख्या 20,000 है। 2012 में बीजेपी के सुरेश राणा यहां से विधायक चुने गए।
कुछ 100 मतों से आरएलडी के अशरफ खां दूसरे नंबर पर, जबकि बीएसपी के अब्दुल वारिस खां करीब 3500 वोट के फासले से तीसरे नंबर पर थे। बीजेपी ने फिर से सुरेश राणा को टिकट दिया, जो मुजफ्फरनगर दंगा के आरोपी भी हैं। बीएसपी ने अब्दुल वारिस को ही टिकट दिया। आरएलडी ने भी मुस्लिम प्रत्याशी जावेद राव को टिकट दिया है। सपा ने प्रोफेसर सुधीर पवार को टिकट दिया। अगर बीजेपी को हिंदू पलायन का फायदा मिलता है और ध्रुवीकरण होता है तो मुस्लिम वोट आरएलडी और बीएसपी में बढ़ता है तो बीजेपी की जीतने की संभावना ज्यादा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में कैराना लोकसभा सीट से बीजेपी के हुकुम सिंह विजेता थे। दूसरे नंबर पर सपा के नाहिद हसन थे, यानी शामली सीट के मुकाबले रोचक होंगे। आकांक्षा सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। तो यूपी के चुनावी रण पर हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।